देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या लिखा हुआ है, पर्सन ऑफ द मास एम इज पुलिंग अ बॉक्स ऑफ द मास एम ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। अ पर्सन ऑफ द मास एम, इसका मास एम दिया हुआ है और इसका मास स्मॉल एम दिया हुआ है। द फोर्स अप्लाइड बाई हिम इज हॉरिजेंटल, मतलब पर्सन के द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो हॉरिजेंटली लग रहा है। किसके ऊपर? ये बॉक्स के ऊपर है। मतलब अगर दोनों की अगर बात करें तो पर्सन का अलग डायग्राम ये और ब्लॉक का अलग डायग्राम ये हो जाएगा। तो अगर पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा हॉरिजॉन्टली इधर, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। क्लियर ना? ये हो जाएगा अपोजिट में। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ द मैन, जो मैन का शूज है और ग्राउंड है वो दिया हुआ है म्यू, और जो बॉक्स और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दिया हुआ म्यू डैश। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द केसेस गिवन अहेड विद द सर्टेनली फेल टू स्लाइड द बॉक्स, मतलब ये जो है मूव ना करे, इसके लिए क्या कंडीशन लगना चाहिए? तो बोलेंगे कि अगर बॉक्स को मूव कराना है तो जो इनके बीच का क्षमता है, अच्छा वो होगा कितना, उसको हम मान लेते हैं F1 मैक्स। कितना होगा वो हो जाएगा म्यू डैश, म्यू डैश स्मॉल एम, इसका मास दिया हुआ है म्यू डैश एम जी, इसका क्षमता है। इसका मतलब कि इसको चलाने के लिए F को ज्यादा होना पड़ेगा क्षमता से। F मतलब बाहरी, चलाने के लिए बाहरी को ज्यादा होना पड़ेगा, क्षमता को कम। लेकिन यहां पर लिख रहा है नॉट मूव, ये मूव ना करे। मूव तब नहीं करेगा जब क्षमता बाहरी कम होगा, तब नहीं चलेगा जब बाहरी कम होगा। मतलब F क्या होगा? कम। किससे? म्यू डैश एम जी से। एक तो ये कंडीशन निकल कर आ गया। अच्छा यहां पर जो मैन के ऊपर बॉक्स के द्वारा न्यूटन थर्ड लॉ से पीछे लग रहा है अगर फोर्स, तो ग्राउंड इस पर्सन को इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से इस पर्सन को पीछे ना ढकेल दे, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग जाएगा। इसको F2 मान लेते हैं। तो क्योंकि इसको मूव कराना नहीं है और ये चल रहा नहीं है, ये कोशिश तो कर रहा है धक्का देने का, लेकिन ये इसको धक्का दे नहीं पा रहा है, चला नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। ये चल नहीं रहा है, अपने एक ही जगह रुक करके इसको धक्का दे रहा है, मतलब ये रेस्ट में है। इसका मतलब जो F2 फ्रिक्शन है, अच्छा वो ये अपना मैक्सिमम कितना वैल्यू रख सकता है? तो ये रखेगा म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना? म्यू है। एन का वैल्यू एम जी, एम इंटू जी, ये आ गया इसका एफ मैक्स। तो जो एफ मैक्स होगा, एफ के बराबर एफ मैक्स सेकेंड वाले का आ जाएगा, वो है म्यू एम जी। और इससे ये क्या है? कम। जो एफ वैल्यू है यहां पर, यही जो एफ वैल्यू यहां पर है वो कम होगा इससे। तो अगर दोनों को कंबाइंड करके देखा जाए, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से एफ का ये वैल्यू
हम इसमें रख दें अगर, तो आ जाएगा म्यू एम जी इज लेस देन म्यू डैश एम जी। जी से जी कैंसिल, म्यू एम इज लेस देन म्यू डैश एम। यहाँ से अगर कंबाइंड देखा जाए तो आ जाएगा म्यू जो है वो म्यू डैश से कंपलसरी कंडीशन अगर रखना है तो म्यू डैश कम होगा, म्यू कम होगा म्यू डैश से, और एम कम होगा स्मॉल एम से। यही कंडीशन बनकर आएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये, चौथे ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। (106) A heavy uniform chain lie on the horizontal top if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.5। देखिए टेबल के ऊपर ये चेन रखा हुआ है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू यहां दिया हुआ है 0.5, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैव ओवर वन एज ऑफ द टेबल। मतलब यही मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, मान लेते हैं अगर ये लेंथ x है जो मैक्सिमम तक जो हैंग कर सकता है, अगर ये लेंथ x से और नीचे लेकर के आए, मतलब x का लेंथ और नीचे बढ़ा तो ये फिसल करके नीचे गिर जाएगा। ये वो x है जिस पर ये जस्ट फिसलने वाला होगा लेकिन अभी रुका हुआ है। जहां पर जस्ट फिसलने वाला होता है वहां पर जस्ट जिधर फिसलने वाला होगा उसके अपोजिट में एफ मैक्स लग जाएगा, और एफ मैक्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। अब इसका जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर और इसका जो एम जी लगेगा वो नीचे। मान लेते हैं ये M1G हो गया, और ये जो है ये मास M2 होगा, M2 का आ जाएगा M2G, और टेंशन यहाँ पर अगर दो टुकड़े में तोड़ा जाए तो एक टुकड़ा ये बन गया, दूसरा टुकड़ा ये बन गया जो नीचे हैंग कर रहा है। तो इस टुकड़े पर टेंशन आगे लगेगा T, और ये जो हैंग कर रहा है उस पर टेंशन ऊपर लगेगा T। इसका मास M2 है तो नीचे लगेगा M2G, इसका नॉर्मल ऊपर M1G नीचे, तो नॉर्मल जो है वो M1G के बराबर हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू M1G। अब ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये चलने वाला है, चलने वाला था तभी तो एफ मैक्स लगा है, नहीं तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लग जाता। तो जितना आगे लग रहा उतना पीछे लगेगा। तो एक इक्वेशन बनकर आ गया, एक इक्वेशन यहां से बनकर आ गया T इज इक्वल टू म्यू M1G। अच्छा M1 M2 का वैल्यू अच्छा बाद में रखते हैं, और यहाँ से क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू M2G। अब यहाँ से देखा जाए दोनों T सेम होगा, ये T सेम होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से कट किए गए हैं, यहाँ से कट किया गया है जहाँ पे टेंशन T है। तो जब T सेम होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू M1G इक्वल टू M2G। अब G से G कैंसिल हो गया, और यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया म्यू। अच्छा जो M1 मास यहाँ पर होगा या M2 मास, मतलब अगर ये x मान रहे हैं, इसका टोटल लेंथ क्या मान रहे हैं x टोटल, तो इसका मास कितना होगा,
तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास टोटल लेंथ इंटू x। तो m1 का मास कितना होगा, इसका मास m1 जो है वो कितना हो जाएगा, तो जाएगा m बाई एल एल माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एम एक्स बाई एल। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, m माइनस एम एक्स बाई एल। या ऐसे डायरेक्ट करते हैं ना, टोटल मास में से, अगर टोटल मास में से ये मास घटा देंगे तो बाकी का मास इसी के पास तो बचा रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा, अब ये वाला यहाँ पर रख देंगे, m2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा m1 माइनस एक्स बाई एल। ये आ गया m1 का वैल्यू, तो आ गया म्यू। अब यहाँ पर रख देते हैं, दिख रहा है यहाँ से ना, ये इधर लिख देते हैं। देखिए इसको लेकर के आते हैं, अब इसको लेकर के आते हैं, क्या हो जाएगा, म्यू m1 का वैल्यू क्या होगा, m1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल टू m2 का वैल्यू हो जाएगा एम एक्स बाई एल। ये हो गया कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा म्यू माइनस म्यू एक्स बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई एल। क्या निकालना है, x अगर निकालना है तो यहाँ से इसको इधर लेते जाएंगे, यहाँ से इसको इधर लेते जाएंगे तो x बाई एल, एक्स बाई एल 1 प्लस म्यू आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू। ये हो गया क्लियर ना। यहां से आ जाएगा इसका वैल्यू क्या, एक्स बाई एल इज इक्वल टू म्यू बाई 1 प्लस म्यू। ये एक तरह से जब म्यू दिया रहता तो रिजल्ट ये आता। अब क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है तो रख देते हैं यहाँ पर 0.5, 1 प्लस 0.5, ये आ गया 1/3, मतलब 0.33 फ्रैक्शन जो है, 0.33 फ्रैक्शन, परसेंटेज में 33%। तो अगर परसेंट में बात किया जाए तो ये तो फ्रैक्शन में आया है, अब परसेंटेज में अगर होगा तो ये आ जाएगा 33%। क्लियर, मतलब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे सब। वीडियो में जैसे से लिखे हुए हैं उस तरीके से आप जो है समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ये आ जाएगा, इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। इसमें बेसिकली क्या करना था कि जितने पार्ट हैंग कर रहे हैं उसको अलग पार्ट रखना था, और जो इसके ऊपर है वो अलग पार्ट रखना था। आज बोला मैक्सिमम कितना लेंथ हैंग करा सकते हैं, तो हम उतना हैंग करा सकते हैं जब तक ये जस्ट स्लिप करना स्टार्ट न करें। और जहाँ पे जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करता है वहाँ एफ मैक्स लगता है। एफ मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो ये जो सरफेस पे पड़ा हुआ है उसका एम जी, और इसका नॉर्मल जो हैंग कर रहा है उसका नॉर्मल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो एन इक्वल टू m1 मान लिए हैं जो टेबल पर है, तो एन इक्वल टू m1g हो गया। उसको वहाँ पर रखे थे तो म्यू m1g हो गया इधर की तरफ, टी इधर, और जो हैंग कर रहा है टी ऊपर mg नीचे। अब यहाँ से t इक्वल टू m2g और t इक्वल टू म्यू m1g, ये हो गया। टी बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों बराबर, जी से कैंसिल। म्यू m1 m2 का वैल्यू क्या होगा, तो x लेंथ में कितना मास था mx बाई एल, टोटल में से घटा देंगे इसको तो बाकी का मास इसमें आ जाएगा।
सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। If the normal reaction force is double the coefficient of friction, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो म्यू होता है वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। जो एफ मैक्स होता है वो म्यू इंटू एन होता है। तो नॉर्मल फोर्स के डबल करने से ये डबल हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब रिमेन सेम। सी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 108 में क्या था? ब्लॉक ऑफ द weighing 100 Newton is lying on the rough horizontal surface। 100 न्यूटन का वेट जो है वो लग रहा है, मतलब ब्लॉक का वेट है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज, मतलब म्यू 1/√3। द लिस्ट पॉसिबल फोर्स दैट कैन मूव द ब्लॉक। लिस्ट पॉसिबल फोर्स वो किसी न किसी एंगल पर ही लगेगा, वो भी खास बात जो थीटा होगा। जितने थीटा एंगल बना करके फोर्स लगाएगा वो थीटा और म्यू में रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। इस थीटा पर जब फोर्स लगाया जाएगा तो ये सबसे मिनिमम फोर्स पर मूव करना शुरू कर देगा। तो रिजल्ट इसका डायरेक्ट क्लास में जो है हम करवाए थे, उसमें एफ जो मिनिमम आएगा वो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर आता है। क्लियर ना? तो ये रिजल्ट याद रहे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, फेमस रिजल्ट है। इसको कभी भी आएगा तो हम लोग डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पर इसको पहले लाएंगे सॉल्व करके पूरा। नहीं, ये रिजल्ट फेमस है, इसको रिजल्ट याद करना होगा, क्लास में करवा दिया जाता है ये। तो ये हो जाएगा म्यू का वैल्यू 1/√3 एम जी यही वेट है, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, मतलब 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया 1/3, 3 जाएगा ऊपर, 3 + 1 4, 4/3, 3 जाएगा ऊपर, तो 3 × 100/√3 × 4, ये आ गया 25, ये आ गया √3, मतलब ये आ गया 25 × 1.723 732 सर, जो भी है। यहाँ से जो फोर्स आएगा मिनिमम वो लगभग, अच्छा रूट में ही दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं इसको फ्रैक्शन में लाते हैं, यहाँ 25√3 हो जाएगा। 25√3, अच्छा ये भी फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, तो इसको जो है देखिए ये आया था 1/√3, ये वाला नीचे चला जाएगा, इंटू 100 4/3, तो 3 जाएगा ऊपर, ये यहाँ से कैंसिल, तो 25 × 3 75, तो 75/√3 इसका ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A block
अ ब्लॉक वेइंग 100 न्यूटन सही है, इज लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 1/√3 सही है। द लीस्ट पॉसिबल फोर्स दैट कैन मूव द ब्लॉक इज, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्लियर ना, हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हैं। ये आ जाएगा 1/√3 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आएगा ना। ये पूरा सॉल्व करिएगा, 1/3, 3 का इधर तो 3 + 1 4, 4/3 तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का रूट √3 हो जाएगा, तो ये √3 कैंसिल, 100/2 मतलब 50 न्यूटन, ये आ जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 109, अ ब्लॉक जिसका वेट दिया है W on rough horizontal plane if the angle of the angle of friction अगर थीटा दिया है तो उसका जो tan थीटा होगा वही म्यू होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया मतलब म्यू दे दिया। द लीस्ट फोर्स दैट कैन मूव द बॉडी along द प्लेन, द लीस्ट फोर्स दैट कैन मूव द बॉडी along द प्लेन, इस प्लेन के लॉन्ग मूव कराने के लिए कितना लीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए यहाँ पर थीटा पर तो tan थीटा इक्वल टू म्यू, क्या रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई 1 + म्यू स्क्वायर, तो tan थीटा mg डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट, और ये हो जाएगा tan थीटा mg बाई ये 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो रूट sec स्क्वायर थीटा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा sec थीटा mg। अब देखिए cos थीटा और sec थीटा जो है एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, क्योंकि 1/cos थीटा हो जाएगा तो cos थीटा कैंसिल 1 बचेगा, तो यहाँ से आ गया mg sin थीटा। इसका आंसर आ जाएगा mgw होगा, वही वेट, डी ऑप्शन होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। A block slide down on rough inclined plane having the angle theta with constant velocity, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है। इट इज देन प्रोजेक्टेड अप द सेम प्लेन विद वेलोसिटी, उसी सेम प्लेन पर अब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, कितने स्पीड से, वेलोसिटी से v से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक ऑफ द प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बोल रहा है कि ये रेस्ट होने से पहले तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्लियर ना। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा नीचे होगा, और ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब अगर चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लगा दिया, क्योंकि वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, तो स्लाइडिंग तो हो ही गया, तो एफ के ही लगेगा। खास बात कि नेट फोर्स 0 करना है तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा,
कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब एफ के इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ के का वैल्यू एम जी साइन थीटा। अच्छा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके दो, जैसे इस पर देखा जाए अगर ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ क्योंकि मोशन के अपोजिट लगता है, एक तो एम जी साइन थीटा होगा जो एम जी का कंपोनेंट आएगा, मतलब यहाँ वेलोसिटी के अपोजिट दो फोर्स लग रहे हैं एम जी साइन थीटा और एफ के। तो ये रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, रिटार्डेशन ए एफ बाई एम, और जो यहाँ पर एफ जो पीछे लग रहा है वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ के बाई एम। अच्छा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के का वैल्यू कितना आया है यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, नेट फोर्स 0 करना है। नेट फोर्स 0 तभी होगा जब ये दोनों बराबर और डायरेक्शन अपोजिट हो गए, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। मतलब एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम से एम कैंसिल, आ गया 2g साइन थीटा। ये क्या आया है, रिटार्डेशन। अब देखिए जब रिटार्डेशन आ गया, हमें ए का वैल्यू मिल गया, v पता चल गया, तो कितना दूर जाएगा, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। देखिए फाइनल होना है 0, तो यू स्क्वायर बाई 2a यही होगा s, तो s इजकल टू u का वैल्यू तो v दिया हुआ है बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2g साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बाई 4g साइन थीटा, यही आंसर होगा v स्क्वायर बाई 4g साइन थीटा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन 111 क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी गिवन टू द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग द एंगल साइन वर्स। देखिए एंगल दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/L, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/L, ये हो जाएगा। इसका ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, इसका मतलब ये जो है वो L हो गया, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर 1 हो गया। क्लियर ना। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में L स्क्वायर माइनस 1 बेस जिसको कह सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेसनी ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक को जो है यहाँ पर रेस्ट में रखने के लिए कितने एक्सेलरेशन से, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से इसको जो है हमें चलाना पड़ेगा। क्या होता है रिजल्ट, जी टेन थीटा, यही तो होता है, जी टेन थीटा एक्सेलरेशन से ले जाएंगे तो वहाँ पर ब्लॉक बेस के ऊपर पड़ा रहेगा। ये डायरेक्ट में रिजल्ट बोले भी थे कि याद कर लीजिएगा, जी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 बाई बेस कितना है रूट में L स्क्वायर माइनस 1, तो जी डिवाइडेड बाई रूट में L स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया ए का वैल्यू। ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112, the length of the smooth and the rough inclined plane of the 45 inclination are equal, the time of the sliding of the body on through surfaces are t1 and t2, and if the एक स्मूथ है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा, यही होगा। एक रफ है तो यहाँ पर रफ के केस में म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.75, यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है t1 और इसमें टाइम लग रहा है t2। द लेंथ ऑफ द स्मूथ एंड द रफ, मतलब दोनों का जो लेंथ है, मूविंग जो लेंथ, मतलब जहाँ से जहाँ तक मूव करेगा
वो इक्वल है, मतलब दोनों को सेम डिस्टेंस चलना है। ये भी एस चलेगा और ये भी एस चलेगा। क्लियर ना? इसका एक्सलेशन कितना होगा? इसका एक्सलेशन होगा जी साइन थीटा म्यू माइनस म्यू के कॉस थीटा। और यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45, सेम इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो अब जो है दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है। तो अगर इसका इक्वेशन बनाए तो s बराबर यू टी 0 प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर। इसका बनाया जाए इक्वेशन तो s बराबर, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s डिस्टेंस सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 0 है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये a1 मान लेते हैं, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं। तो a2 t2 स्क्वायर, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। यहाँ से रिजल्ट आ गया सेकेंड इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से t2 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर, किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, किस सीरीज में, t1 बाई t2 पूछ रहा है। तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, a2 बाई a1, यहाँ से आ जाएगा t1 बाई t2 इज इक्वल टू रूट में a2 बाई a1। रखते हैं वैल्यू रूट में, a2 कितना होगा, a2 ये है, वैल्यू इसका रखिए सब, ये a2 है। g का वैल्यू कितना रखने के लिए बोल रहा है, हमें लगता है g का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्लियर ना? g का वैल्यू जैसे g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, यही है ना। अब ये जी कैंसिल हो गया, ये आ गया t1 बाई t2। अब देखते हैं t1 बाई t2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 माइनस 0.75 इंटू कॉस 45। क्लियर ना? ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 45। अब देखिए यहाँ से ये अगर इसको इसमें केवल डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, फिर बीच में है माइनस, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वो भी 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, cos 45 sin 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। आ जाएगा 0.75, क्योंकि ये इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी कैंसिल करेगा, 0.25 आएगा। मतलब इसको अगर फ्रैक्शन बदल जाए तो 1:4 आएगा इसका, 1:4। एक मिनट, रूट में है ना, ये तो रूट में है, ये 1:2 आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। बोला सैंड इज ड्रॉप्ड अप टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ द रेगुलर कोन ऑफ द फिक्स बेस एरिया। फिक्स बेस एरिया का एक सैंड का कोन बनता है, तो जैसे बालू ऐसे गिराते जाएं तो एक ढेर बनता जाएगा, तो एक कोनिकल शेप ले लेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद जब अब बालू गिराएंगे तो सरक जाएगा और नीचे चला जाएगा। अब ये कोन का जो ऊपर ये ऊंचाई हाइट है वो अब ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, उतने पे फिक्स हो जाएगा। अब बालू गिराएंगे सब नीचे ऐसे आकर के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चले जाएंगे। रेडियस r दिया है,
और जो सैंड लेयर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, मतलब ये वाला, वो दिया है म्यू। मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। ये वॉल्यूम है। क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम का? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, यही होता है। एल क्या होता है? हाइट। एल क्या होता है? ये जो हाइट है वही होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिक्स एरिया वाला जो है और फिक्स रेडियस वाला सर्कुलर ये बेस बनाना था, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो मैक्सिमम हाइट वो निकल जाए, उसी को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर म्यू दिया हुआ है, मतलब बालू जो है जैसे इतना बन गया, मैक्सिमम हाइट तक बन गया, ये ढेर बन गया, कोन बन गया। अगर अब कोई बालू यहाँ पर आया तो नीचे स्लिप कर जाएगा, मतलब जस्ट स्लिप करेगा ये, मतलब लिमिटिंग कंडीशन है। इसके पहले वाले जो बालू आए थे वो नहीं स्लिप किए थे एच हाइट तक वाले में। अब जो नया बालू है ये जस्ट अब स्लिप करना स्टार्ट किया। जब जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करता है तो tan थीटा म्यू के बराबर होता है इंक्लाइनेशन में, जहाँ पे थीटा ये होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस भी तो होता है, मतलब h/r। देखिए उसके करस्पॉन्डिंग tan थीटा म्यू, जब ये जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा तो जो h का टर्म आया है वो यहाँ से जो मैक्सिमम h होगा वो आ जाएगा, h इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पर रख दीजिए। तो आ गया म्यू आर 1/3 पाई आर क्यूब इंटू म्यू। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर ना? अब आते हैं, ये कहाँ तक हो गया? 113। बस आज के लिए इतना ही। अब 13 तक अपना सॉल्यूशन देख लेंगे, इसमें कैसे क्या होगा।